हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड में जितने भी मटेरियल्स आते हैं, जितने भी एजुकेशन के मटेरियल्स आते हैं, गेस्ट पेपर के मटेरियल, वो सभी फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हम कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और गद्य खंड में ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे शुरू से। अभ्यास में है फर्स्ट क्वेश्चन कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो आंसर होगा कि कवि आँख से देखता है और उसी के आधार पर काव्य रचना करता है, यानी काव्य की रचना करते हैं, कविता की रचना करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अतः इस प्रकार से उनकी आँखें ही उनका दर्पण है और कवि के पास एक ही आँख है, क्योंकि बचपन में कवि की एक आँख जो है डैमेज हो चुकी थी, तो अब कवि पूरी दुनिया को एक ही आँख से देखते हैं और वो बहुत शुद्ध है। इसीलिए तो एक आँख होते हुए भी वह काव्य रचना करते हैं और यह आँख उनके लिए कलंक भी नहीं है। जितना संसार के लोग दो आँखों से देखते हैं, कवि वह सब एक ही आँख से देखता है और यही कारण है कि वह आँख को दर्पण मानता है। दर्पण क्या करता है? व्यक्ति जैसा होता है, जिस अवस्था में होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, वैसे ही दिखा देता है। उसके भीतर उसका भी प्रतिबिंब है, तभी तो सारे रूपवान उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यानी ये कवि की काव्य रचना की ही पराकाष्ठा है, यानी इनकी काव्य रचना इतनी महानतम है कि एक आँख न होते हुए भी लोग इनके कृत्य को देखकर, इनके कर्म को देखकर इनके सामने अपना सर झुका लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या मतलब है। ये क्वेश्चन 2020 में और 2022 में पूछा भी गया है। कवि कहते हैं कि वह चंद्रमा है, पर उसकी एक आँख, एक कान, चेचक का भद्दा रूप उसका कलंक ही है। चांद में भी बहुत सारे दाग होते हैं और कवि की मान्यता है कि जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक रहता है, चांद में कलंक है, फिर भी वह प्रकाशमान रहता है, उसमें अभी भी वही चमक और लाइट रहती है। यही स्थिति कवि की भी है। वह भी चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। कैसे फैला रहा है? तो अपने जो रचना करता है उसकी मदद से। चंद्रमा जिस तरह सारा जहान देखता है, यही स्थिति उसकी भी है। वह भी एक ही आँख से सारे जगत को देखता है। कांच से तात्पर्य है कच्ची धातु, जिसको मैल डालकर साफ करके कंचन बनाया जाता है। कंचन का मतलब यानी सोना बनाया जाता है। घटिया नहीं होगा, यहाँ पे होगा घड़िया, ये वाला रो होगा, ये रो होगा। घड़िया का मैल यानी एक प्रकार का केमिकल होता है, उसमें डाला जाता है और तभी कांच का कंचन बनता है, यानी सोना दमक उठता है, यानी गोल्ड ग्लिटर। यहाँ भी जायसी का यह कलंक ही उसको खड़ा सोना बना देता है। पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। पहला कड़बक जो जायसी ने लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ आत्मविश्वास की बात की, यानी उनको विश्वास है कि आगे के समय में ऐसा होगा। वो क्या है? तो कवि मोहम्मद के पास एक ही नेत्र है, पर उसमें दूसरे का भी हित करने की भरपूर शक्ति है। चांद भी तो कलंकी होता है, पर उसका प्रकाश थोड़ा ही कम रहता है, यानी दोष किसी न किसी व्यक्ति में होते ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से खराब है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसमें गुण नहीं है। जायसी ने एक ही नेत्र से सारे संसार को देख लिया है। वह इतना चमकदार हो गया है जितना ध्रुव तारा होता है। जहाँ जहाँ वह खोट है, वहीं पर महानता भी है। आम, सागर यानी सारा जल, सुमेरु आदि, उसी प्रकार जायसी भी शुद्ध कंचन बन गया है। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर जायसी ने समझाया है कि जैसे आम में कि जब मंजरी आती है तो उसमें अगर नुकीली डाब नहीं निकलेगी तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगी, वही हालत सागर की है। सागर इतना अपार क्यों है? क्योंकि उसका जल खारा है, यानी कुछ न कुछ कमी है। और सुमेरु पर्वत, कैसे तो त्रिशूल की महिमा यहाँ पे है, उसी प्रकार एक आँख ना होते हुए भी जायसी जी भी महान हो गए हैं। उसका कलंक वह रसायन है जो कि घड़िया में पड़कर कंचन को शुद्ध कर देती है। जायसी ने एक ही नेत्र से सारा जगत देखा है। उसके नेत्र पवित्र और निर्मल है और उसका व्यक्तित्व
यानी इंडिविजुअलिटी इतना विशाल बन गया है कि लोग उसके पास झुकते हैं। यही है कवि का आत्मविश्वास। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उसकी इच्छा का मर्म बताएं। कवि को क्या लगता है कि लोग आखिर उसको किस रूप में याद करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग इस धरती पर पैदा होते हैं जो कुछ न कुछ करते हैं और लोग उनको आज भी याद रखते हैं। आप वैज्ञानिक का नाम दे सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अपने बल्ब के आविष्कार के लिए आज भी याद किए जाते हैं, आगे भी किए जाएंगे। यही हालत यहाँ पे कवि की हो रही है। उनको भी विश्वास है कि किसी न किसी रूप में लोग उनको भी याद करेंगे। ये कौन सा रूप है? तो कवि का काव्य रक्त से रचा गया है। आप लोगों को पता होगा कि कवि ने पद्मावत नामक काव्य की रचना की, बहुत सारी रचना की। पद्मावत बहुत ही फेमस हुआ। इसमें गहरे प्रेम की पीर है, अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा और सदा पहचाना भी जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है। और बाद में कुछ साल पहले इस पर फिल्म भी बनी थी। वह यह भी मानता है कि एक फूल के मुरझाने के बाद उसकी गंध अमर रहती है। फूल भले ही मुरझा जाते हैं, फूल मर जाते हैं, लेकिन उसकी गंध अमर रहती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है, एक समय आएगा जब हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा, लेकिन उसका यश, जो कर्म वह इस धरती पर करके जाएगा, उसे लोग कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन। इसी प्रकार कभी कभी यह संसार में अमर ही रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि कभी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो काव्य रचना की है उसके द्वारा लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। यह संसार में बिकता नहीं है, वह तो कृतित्व यानी कर्म से, कर्म के आधार पर प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करेंगे लोग आपको उसी दृष्टि से देखेंगे। इसी प्रकार कवि की भी कामना है कि उसका यश भी संसार में इसी प्रकार फैलेगा। आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। जौ लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई। अगर भाव स्पष्ट करना आपको पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई है, कहाँ से ली गई है और किस चीज़ की है। तो यहाँ पे ये सब लिखा गया है। यह पद्मावत स्तुति खंड का अंश है। यहाँ कवि ने बड़े विनम्र भाव से अपनी कुरूपता का संकेत किया है। यानी फिजिकली आप मलिक मोहम्मद जायसी को देखें तो वो सुंदर नहीं है, कुरूप है, एक आंख से अंधे हैं। लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। सुल्तान दिल्ली के, उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया था। तो मोहम्मद जायसी का कहना हुआ कि आप मुझ पर क्या हंसते हैं, उस पर हंसिए जो कि जिसने कि मुझे बनाया है। पर वह यह भी कहता है कि रूप महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो गुण है। रूप से अगर आप सुंदर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में गुण होने चाहिए। व्याख्या। आम के डाम यानी मंजरी जब फूटती है तभी उसकी गंध चारों ओर फैलती है। इसी प्रकार सागर का जल खड़ा होता है तभी तो वो अपार है, खड़ा होता है यानी वो सॉल्टी होता है। इसी प्रकार कवि का कुरूप होना उसके लिए अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान ही है। एक आंख से ही उसने सारे जगत को देखा है, उसने उसका सार प्रकाश रूप में संसार के सामने पेश कर दिया है। जिस प्रकार की कलंकी चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, यानी महत्व गुण का है, रूप का नहीं। रक्त के लेई का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा है जायसी जी ने कि उन्होंने इस काव्य को अपने रक्त से जोड़कर लिखा है। लेई जोड़ता है और काव्य भी जोड़ा जाता है। जायसी का काव्य विरह काव्य है। विरह का मतलब होता है अलग होना, परमात्मा से मिलन का विरह, यानी परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है, उनसे अलग हो जाते हैं। यहाँ नागमती लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा पद्मावती। पद्मावती के आंसुओं की गाथा वह है। अतः इस काव्य की रचना रक्त की लेई से की गई है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने खून से सींच कर इसे जोड़कर इस काव्य को लिखा है, जिसमें प्रेम बरह का नयन जल भी समाहित है। यहाँ पे रोना पड़ता है मनुष्यों को क्योंकि प्रेम से उन्हें अलग किया जा रहा है, जुदा किया जा रहा है। यहाँ कवि का आत्मविश्वास भी प्रबल है कि उसका यह काव्य दमकेगा, अवश्य ही दमकेगा, यानी ये ग्लिटर करेगा, ये लाइट करेगा, इसमें प्रकाश रहेगा। मोहम्मद यही कही जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है?
अवधी में, चूँकि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी काव्य रचना अवधी भाषा में करते थे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अवधी में जोड़ का अर्थ होता है जोड़ना। कवि का आशय है कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, यानी ये सब इन्होंने जो इतनी बड़ी रचना कर दी, काव्य रचना कर दी, ये सब इनका अपना नहीं था, मात्र कुछ कथाओं को जोड़ जोड़ कर ही आपको सुना रहा हूँ। यानी इन्होंने भी पहले कोई कथा सुनी थी, उन्हीं को जोड़ जोड़ कर इन्होंने ये कथा सुनाई है, अर्थात जो कथाएं भारतीय जीवन में प्रचलित है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो कि बहुत पहले से कही जाती है कि ऐसा होता रहा होगा, ऐसा हुआ है, ये पुरानी है। उन्हीं सब कथाओं को सुन सुनकर मलिक मोहम्मद जायसी ने जोड़ जोड़ कर यहाँ पे सुनाया है। दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आता ही है। तो यह कथा जोड़ जोड़ कर सुनाई गई है, जिसमें प्रेम की पीड़ा है, प्रेम का दुख है, और इसके सुनने वाले को भी यह पीड़ा अवश्य प्रभावित करेगी, अर्थात यह पीड़ामयी काव्य रचना, यानी ये दुख वाली काव्य रचना है। दोस्तों आप ध्यान देंगे, अगर आप कभी ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें कि लोग अलग हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं, अगर आप काफ़ी इमोशनल है, भावनात्मक है, तो आप भी रोने लगेंगे। आप भी कुछ दिन न कुछ दिन उसके बारे में ज़रूर सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये अलग नहीं होता, ये ऐसे जुड़ जाता। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, क्योंकि इसमें अलग हो रहे हैं लोग, उन्हें कष्ट हो रहा है, तो सभी को इस प्रेम की पीड़ा का अनुभव होगा। उसका सृजन अंतर का संपूर्ण रस लेकर हुआ है, रक्त के लई जिसमें नेत्रों का जल और प्रेम का रस भी डाला गया है, अर्थात यह प्रेम और वियोग की कहानी है। यानी पहले प्रेम होता है, बाद में उन्हें बिछुड़ना पड़ता है, ऐसी कहानी है वे। जिन पात्रों का वर्णन इसमें हुआ है, किसका किसका वर्णन हुआ है, रानी पद्मावती का, रत्नसेन का, वे विलक्षण है। पर ऐसे पात्र संसार में कहाँ है? ये तो बहुत पहले की घटना थी, कहाँ है कोई? न तो अब उस प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करने वाला रत्नसेन है, और न वैसी रूपवती पद्मावती है। वह यह भी विश्वास दिलाता है कि यह कथा अमर है, युगों युगों तक उसका यश फैला रहेगा। यानी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जायसी की इस कथा को हमेशा याद किया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी व्याख्या करना है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै न बासु। यहाँ हम वही लिख देंगे कि यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, दूसरे करवक से लिया गया है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की चर्चा करते हुए जायसी यह संकेत करते हैं कि वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसकी कीर्ति महान होती है, जिसके कर्म महान होते हैं। कहने का मतलब है कि संसार में कोई नहीं रहता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एक दिन सबको जाना पड़ेगा, लेकिन संसार में उसकी कहानी ही रह जाती है। उनका कहना है कि वही पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति संसार में बनी रहती है। कीर्ति का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति यहाँ पे अच्छा कर्म करता है, उसी कर्म के हिसाब से उसे लोग जीवन भर याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइजैक न्यूटन, 1600 की बात है, उस समय उनका जन्म हुआ था, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन आज देखिए 400 साल हो गए हैं, लेकिन लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनकी कीर्ति संसार में अमर है। तो वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसकी कीर्ति, जिसका कर्म आज संसार में श्रेष्ठ है, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन। वे उदाहरण से अपने कथन को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फूल तो सदा नहीं रहता, फूल हुआ है, एक समय मुरझा जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसकी गंध काफ़ी समय तक बनी रहती है। तब तक तो वो ज़रूर बनी रहेगी जब तक ये धरती रहेगी। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का यह संसार में बना रहता है, वही व्यक्ति धन्य है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ।